students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study class 6 history chapter named Early Vedic Civilization. So student, if you have not seen the previous chapter of the history subject class 6, I have given the link in the description box. You may check it out. Without further delay, let's get started. First of all, we will study about Aryans, who they are, who they were. The advanced Harappan civilization which flourished between 2500 and 1500 BCE. जो एडवांस हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो फ्लोरिस्ड यानी कि ग्रो हुआ, किसके बीच? 2500 और 1500 बिफोर कॉमन एरा के बीच। वो ऐसी स्टेज ऑफ स्टैग्नेशन यानी कि रुक जाना जहां पे, तो वहां पे 1500 BC से पहले वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया था। और इस टाइम पे जो आर्यंस हैं, उन्होंने इंडिया में आए वो अलग अलग वेव्स की फॉर्म में, और जब वो आए तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुई। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वॉर, द्वंद। इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स यानी कि जो वहां के लोग थे, जिनको बोला गया दासास और दास्यूस, और उनके जो लैंड है उन्होंने ले लिए। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो आर्यंस थे वो नोमैडिक पीपुल थे जो सेंट्रल एशिया में रहते थे। तो स्टूडेंट, नोमैडिक पीपुल का मतलब हमने पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो एक ही प्लेस में नहीं रुकते, यानी कि एक ही प्लेस में नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। एज देयर पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जो आर्यन से उन्होंने फोर्स किया इनको कि उनके अपने ओरिजिनल होम से तुम मूव आउट करो, यानी कि छोड़ दो और न्यू शेल्टर्स की सर्च में और न्यू पेस्चर्स की फॉर्म में जाओ। जैसे कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जो आर्यन से उनको फोर्स किया गया कि वो अपने ओरिजिनल होम को छोड़ दे और न्यू सेल्टर और न्यू पेस्चर्स की सर्च में जाएं। जो माइग्रेट हुए इंडिया को, तो उनको बोला गया इंडो आर्यंस। तो जो आर्यंस इंडिया की तरफ आए, जब उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और नए सेल्टर्स की तलाश में जब वो इंडिया आए, तो उनको बोला गया इंडो आर्यंस। तो ये आर्यंस थे जो माइग्रेट हुए सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ। तो ऐसे करके आप अगर इंडो आर्यंस का मीनिंग जानते हो तो ये इसका मतलब है। जो आर्यंस है वो इंडिया में घुसे स्टेजेस की फॉर्म में, और उन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज ली इंडिया को लाने के लिए अपने कंट्रोल में, यानी कि अपने कंट्रोल में करने के लिए इंडिया को उनको बहुत टाइम लगा। सबसे पहले वो सप्त सिंधु में बसने लगे, इस रीजन में। सप्त सिंधु का मतलब हुआ जहां जो रीजन है वो 7 रिवर्स का रीजन है, और उन्होंने इसको कहा ब्रह्मवर्ता, जिसका मतलब था जो भूमि है वो किसकी भूमि है? भगवान की। और जो पीरियड था 1500 BC और 1000 BC के बीच का, ड्यूरिंग विच दे लिव्ड हियर, इस टाइम पे वो रहे यहाँ, और इसको बोला गया अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड किसको बोला गया स्टूडेंट? जहां पे जो ये थे आर्यंस थे, ठीक है, उन्होंने इन रिवर को क्या रख दिया? ब्रह्मवर्ता नाम रख दिया, जिसका मतलब था कि लैंड है जो वो गॉड्स है। तो ये जो जहां पे 7 रिवर्स थी वो रीजन, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया ब्रह्मवर्ता, जिसका नाम है लैंड ऑफ गॉड। और ये जो पीरियड है 1500 BC और 1000 BC के बीच का, तो यहाँ पे वो रहने लगे इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी को बोला गया अर्ली वैदिक पीरियड। जो हिस्ट्री है इंडिया की इस पीरियड में, ये बेस्ड है ऋग्वेदा पे, विच वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम, जो इसी टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा को कंपोज किया गया। और इस पीरियड को इसलिए ऋग्वेदा कंपोज किया गया, इसलिए इस पीरियड का नाम रहा ऋग्वेदिक पीरियड। जो आर्यंस हैं वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और वो गैंगटिक वैली में सेटल हो गए, बसने लगे वहां भी, और ये जो पूरा रीजन था उनके कंट्रोल में आ गया, जिसको बोला गया आर्यवर्ता। ब्रह्मवर्ता हमने यहाँ पे पढ़ा, और ये क्या है? आर्यवर्ता। जब वो गंगटिक वैली की तरफ क्या करने लगे? बसने लगे, और जिसका नाम था लैंड ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्यन की भूमि। और यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है वो ये एरिया है, और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ आया, और अर्ली वैदिक यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से एरिया थे। सप्त सिंधु रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इंदस, ठीक है, और यहाँ पे हड़प्पा। तो ये जो रीजन है इसको बोला गया अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। और ये जो एरो ये इंडिकेट करता है मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम सप्त सिंधु टू द गैंगटिक रीजन। तो सप्त सिंधु से गैंगटिक रीजन, ठीक है। तो गंगा यमुना दो आप यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। जो पीरियड है ये सेटलमेंट का, जिस कौन सा 1000 BC और 500 BC का, जिसमें कि वो गैंगटिक प्लेन्स में रहने लगे, इसको बोला गया लेटर वैदिक पीरियड। तो गैंगटिक प्लेन्स में बोला गया लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC के और 500 BC के। और जो सप्त सिंधु रीजन में जिसको उन्होंने बोला ब्रह्मवर्ता, लैंड ऑफ गॉड, तो उसको बोलेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। जो हमारे
चीफ सोर्स है इंफॉर्मेशन के अर्ली आर्यंस के बारे में, तो वो उन्हीं के रिलीजियस लिटरेचर जिसको बोला गया वेदास उसमें मिलते हैं। और वेदा का मीनिंग होता है, वेदा क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज और विजडम, यानी कि ज्ञान और बुद्धिमान, जो हमारी बुद्धि है, विजडम। The Vedas of the Aryan period are ancient India's religious text। जो वेदा है आर्यन पीरियड की, वो एक पुराने इंडिया के रिलीजियस टेक्स्ट हैं। वेद हमारे सबसे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट हैं। ये कलेक्शन है टीचिंग्स का, उपदेशों का, जो जो बातें उसमें लिखी गई हैं, हाइम्स मंत्र का, रिचुअल्स हमारे तौर तरीके, और पोयम्स का। जो पीरियड है जिसमें कि जो आर्यंस रहने लगे उसको बोला गया वैदिक पीरियड। और जो वैदिक लिटरेचर है वो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आर्यंस का। जो एंशिएंट इंडिया में जो आर्यंस आए थे, एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के टाइम की बात जब कही जाती है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो चीफ सोर्स है इंफॉर्मेशन को, वो हमें वैदिक लिटरेचर से मिलता है। जो वेदास है वो एक खजाना है नॉलेज का, जिसमें कि बहुत ज्ञान है और बहुत ही क्या है, विजडम है आर्यंस की। तो ये है वैदिक लिटरेचर। और 4 वेदास हैं जिनका नाम है ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेद और यजुर्वेद। हर एक वेदास पहले कंपोज किया गया वर्बली में, यानी कि उसको केवल बोला ही जाता था। कब तक? ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ऑफ इयर्स तक। फिर उसके बाद उसको बस ओरली हैंडेड डाउन फ्रॉम, फिर ओरली इसको क्या किया जाता था, जैसे यानी कि इसका लिखा हुआ तो कहीं पे नहीं था। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो प्रिंटेड रहती है, आप पढ़ते हो उनको, पर जो ये वेद थे इनको पहले कंपोज किया गया वर्बली ही कंपोज किया गया, लिखा नहीं गया। और फिर उनको जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ओरली का मतलब जिसमें हम केवल बोलते हैं, उसी से क्या किया गया, उस ज्ञान को दिया गया। और ये सेवरल सेंचुरीज तक ऐसे ही चला, जब तक कि उनको बुक में रिकॉर्ड ना किया गया हो, तब तक ऐसे ही चलता था। और यहाँ पे आपको जो पिक दे रखी है, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब जो हाथ से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो ऋग्वेदा का मिला ये पेज, जिसमें कि जो वेदास उनको ओरली हैंडेड किया जाता था सेवरल सेंचुरीज तक, जब तक कि उनको बुक में कंपाइल नहीं किया गया था, लिखा नहीं गया था उनको किसी बुक में। डिड यू नो? अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। जो वैदिक आर्यंस है वो एक न्यू लैंग्वेज लाए इंडिया में। ये लैंग्वेज बोली गई संस्कृत, और अभी भी हम देखते हैं जो हम मंत्र बोलते हैं, जो पूजा पाठ में मेनली हम क्या करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को यूज करते हैं। बहुत ही इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस डेराइव्ड संस्कृत से, और इसको बोला गया मदर ऑफ लैंग्वेजेस। किसको? संस्कृत को। जो ब्राह्मणास थे, जो उपनिषद थे, और जो पुराणास थे, और एपिक्स यानी कि रामायण और महाभारत हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े ग्रंथ हैं हमारे। तो और भी जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक थी आर्यंस की, ऑल दिस सेकंड बुक आर कलेक्टिवली नोन एज वैदिक लिटरेचर। तो इन सबको बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपनी सोशल लाइफ में डील करना चाहिए, हमें रिलीजियस धार्मिक होना चाहिए, हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ जो लोगों की थी इस पीरियड के दौरान, तो ये बताते हैं कैसे डील करते थे। और वैदिक लिटरेचर का आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रखा है। जैसे वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद, पुराणास और एपिक्स, ये हो गए वैदिक लिटरेचर। और वेदास में आएंगे ऋग्वेदा, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और एपिक्स रामायण और महाभारत, इसको आप ध्यान रख सकते हो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? जो आर्यंस थे वो ऑर्गेनाइज थे बहुत ही ज्यादा ट्राइब में, जिसको बोला गया जनास। जो एक जना था उसमें कंसिस्ट था नंबर ऑफ विलेजेस, यानी कि एक जना में कितना होगा, बहुत सारे विलेजेस आएंगे, जिसको बोला गया ग्रामास। जो ग्राम है वो कंपोज करेंगे बहुत सारी फैमिली को, और जो विलेजर को हेड करेंगे कौन? ग्रामीणी, यानी कि विलेज के हेडमैन। तो सबसे पहले जो आर्यंस है वो ऑर्गेनाइज हुए ट्राइब में, जिसको बोला गया जनास। एक जना कंसिस्ट करेगा बहुत ही ज्यादा विलेज, यानी कि गांव आएंगे उसके अंदर, उसको बोला गया ग्रामास। और जो ग्रामा है वो कंपोज उसमें, यानी कि बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज आएंगी। और जो वो विलेज का, हर एक विलेज का जो हेड था उसको बोला गया विलेज हेडमैन या ग्रामीणी। जो ट्राइब है उसका एक अपना चीफ है और राजन था। जो एबलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था उस ट्राइब में वो किंग था। किसके? लोगों की सहमति से बनाया गया किंग। वो प्रोटेक्ट करता था उनको दुश्मनों से, और उनकी भलाई के बारे में देखता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और उसको जो स्पिरिचुअल लीडर था वो बताता था। द किंग रूल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द ट्राइब। जो किंग है उसने कैसे शासन किया? ट्राइब के विशेष के अकॉर्डिंग, और उसको बहुत सारे ऑफिशियल्स हेल्प करते थे। जो पुरोहिता है वो परफॉर्म करते थे रिलीजियस सेरेमनीज को, और एडवाइस करते थे किंग को जो भी उनके पास इंपॉर्टेंट मैटर्स आएंगे उनके काम से रिलेटेड। जो सेनानी है वो कमांडर इन चीफ थे इन वॉरियर्स के, और वो फोर्सेस को भी
लेट करते थे, जब वॉर होती है तो उनके आगे एक जाता है ना, सबसे आगे कोई बताता है ना, उनको कमांड वगैरह देता है, तो वो ही जो राजन है उनके पास एक एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। जो दो काउंसिल है उनको बोला गया सभा और समिति। वो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द किंग, यानी कि वो देखते थे किसका, किंग के ऊपर जो कंट्रोल, यानी कि जो दो काउंसिल बनी सभा और समिति, तो वो किंग के ऊपर कंट्रोल को एक्सरसाइज यानी कि देखते थे। द समिति वॉज ए लार्ज असेंबली, जो समिति है वो एक बहुत बड़ी असेंबली थी, जहां पे कोई भी मेंबर उस ट्राइब का अपने ओपिनियन रख सकता था इंपॉर्टेंट मैटर्स में, और वो ट्राइब से भी कंसर्न करेगा पहले। जो सभा है वो एक स्मॉलर असेंबली थी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ट्राइब की, और वो एडवाइजर गाइड करती थी किंग को, और वुमेन भी इसमें पार्ट कर सकती थी, यानी कि उनको भी राइट था पार्ट करने का इन असेंबलीज में, उनके थॉट्स वगैरह सुनने को। तो समिति और सभा में ये हमने डिफरेंस पढ़ा कि जो समिति है वो लार्ज असेंबली थी, बहुत ही बड़ी असेंबली थी, जैसे असेंबली यानी कि कई लोगों का समूह, और वहां पे कोई भी मेंबर उस टाइप का अपना ओपिनियन देता था। बल्कि जो सभा है वो एक स्मॉलर असेंबली थी, इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ट्राइब की। तो इन दोनों में आप डिफरेंस ये ध्यान रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनाज और राजन के बारे में। ग्राम ग्रामीणी यानी कि इनके अंदर में क्या क्या है। फैमिली गृहपति, तो ग्राम ग्रामीणी जो जनाज है राजन थे उनके अंडर में क्या क्या है, फैमिली गृहपति, और फैमिली गृहपति तो ये इनके अंडर में है। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी का था, जिसमें जो जना है उसको गवर्न किया जाता था राजन के थ्रू। उसमें बहुत सारे ग्रामास थे, और जो भी ग्राम है उनको ग्रामणी क्या करती थी, गवर्न करती थी, चलाते थे उसको। और कंपोज है इसमें बहुत सारी फैमिलीज, तो आपको ये इससे दे रखा, जैसे ये एक है इसके अंदर ये आएगा फिर ये, ठीक है। तो ये बहुत सारे हो गए जनास, और उसमें एक पर्टिकुलर को कौन हेड करता था। अब हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ या फैमिली लाइफ के बारे में। जो आर्यंस है वो गांव में रहते थे, और जो एक गांव है उसमें थे बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज। जो हेड थे इस फैमिली के उसको बोला गया गृहपति, और वो एल्डेस्ट लिविंग मेल मेंबर थे। जो उनका डिसीजन होता था वही फाइनल होता था, और वही क्या होते थे, अदर मेंबर भी उसको एक्सेप्ट करते थे। अब जो वुमेन की पोजीशन थी वो कैसे थी, जो वुमेन है वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती थी सोसाइटी में, और मोनोगेमी यहाँ की यूजुअल प्रैक्टिस थी स्टूडेंट। तो मोनोगेमी क्या है स्टूडेंट, एक रिवाज है, ठीक है, जिसमें कि जो शादी है वो केवल एक पर्सन से होगी एक पर्टिकुलर टाइम में। तो यानी कि जो वुमेन थी उनकी शादी एक पर्सन से होगी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो उसके अलावा ये नहीं हो सकता कि मतलब वो क्या करे, दूसरी शादी करे। तो यहाँ पे ये है कि ये एक कस्टम है, यानी कि रीति रिवाज है कि केवल एक ही पर्सन से शादी करनी एक पर्टिकुलर टाइम में। दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी, एजुकेशन वो ले सकती हैं। जो वुमेन स्कॉलर्स थी वो बिलीव करती हैं टू हैव कंपोज सम ऑफ द ऋग्वेदिक हाइम्स। जो वुमेन स्कॉलर है ये माना जाता है कि वो कंपोज करती थी कुछ ऋग्वेदिक मंत्र। नो रिलीजियस सेरेमनी कुड बी कंफर्म अनलेस द वाइफ वाज प्रेजेंट। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म नहीं होगी जब तक कि जो वाइफ है वो प्रेजेंट ना रहे उस वहां। वुमेन कुड चूज देयर हस्बैंड इन अ सेरेमनी, जैसे कि स्वयंवर होता है जिसमें कि जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड को चूज करती थी एक सेरेमनी में। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं थी उस टाइम, और जो विडोज थी उनको अलाउ किया जाता था दोबारा शादी करने के लिए। तो जो स्वयंवर सेरेमनी है वो यहाँ पे आपको पिक दे रखी है, जिसमें कि जो वुमेन है अर्ली वैदिक सोसाइटी में वो एक ही आदमी को क्या करेगी, चूज करेगी बहुत सारों में से, वही उनका हस्बैंड होगा। द आर्यंस, अब हम फूड के बारे में पढ़ते हैं। जो आर्यंस है वो सिंपल और न्यूट्रिशियस फूड खाते थे। व्हीट, बार्ले, मेज, फ्रूट और वेजिटेबल्स वो उनकी स्टेपल डाइट थी। वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी खाते थे, कंज्यूम करते थे, और वो हनी के बहुत ही शौकीन थे। जैसे और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो अच्छी नहीं होते हेल्थ के लिए, जैसे सोम और सूरा, तो वो भी उसके शौकीन थे। मीट वॉज ईटन ओकेजनली, मीट तो ओकेजन पे ही क्या होती थी, खाई जाती थी। रिक्रिएशन, अब वो कैसे अपना क्या करते थे, अम्यूजमेंट करते थे, यानी कि अपना मनोरंजन। द आर्यंस वर फॉन्ड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, वो इंटरेस्टेड थे आउटडोर एक्टिविटीज में और एंजॉय करते थे, चैरियट रेसिंग और हंटिंग। वो म्यूजिक और डांस को भी पसंद करते थे, और इंडोर एक्टिविटी जैसे कि डाइस, पासा खेलना, बोर्ड गेम्स ये भी करना, तो ये बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम पे। अब जो ड्रेस था उनका पहनावा कैसा था, जो आर्यंस थे वो पहनते थे टू गारमेंट्स। जो लोअर गवर्नमेंट है वो एक अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ था, जैसे कि धोती, और उसको वेस्ट पे टाइट करते थे, बांधते थे। जो अपर गारमेंट था वो था लाइट शॉल, और टर्बन लाइक हेड गियर वाज आल्सो वर्न, यानी कि पगड़ी पहनते थे वो। बोथ मेन और वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स, वो
आभूषण पहनते थे गोल्ड सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स के बने हुए। और अब वहां का धर्म कैसा था, जो आर्यंस थे वो बिलीव करते थे वन सुप्रीम पावर में, जैसे कि जो क्या है इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं। और जो वो वर्शिप करते थे डिफरेंट फोर्स ऑफ नेचर, जैसे कि गॉड और गॉडेसेस को। जो इंद्र है गॉड ऑफ रेन है, जो यानी कि बारिश के भगवान है जो, और थंडर के भी, तो वो इंपॉर्टेंट गॉड थे इनके। अग्नि जो गॉड ऑफ फायर है उनकी दूसरी इंपॉर्टेंस थी, इनकी भी पूजा करते थे। ये मानते थे कि जो अग्नि है वो मैसेज ले जाते हैं हेवन तक इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। और जो सूर्य भगवान है, वरुण है जो गॉड ऑफ वाटर, वायु जो गॉड ऑफ विंड है, सोम जो गॉड ऑफ प्लांट है, और पृथ्वी जो गॉडेस ऑफ अर्थ है, उषा जो गॉडेस ऑफ डॉन है, और यामा जो गॉड ऑफ डेथ है। ये कुछ अदर गॉड्स थे जिनको वर्शिप करते थे आर्यंस। ये जो गॉड और गॉडेसेस हैं, ये सपोज टू बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वन सुप्रीम बीइंग, यानी कि अलग अलग थे पर एक ही सुप्रीम बीइंग माना गया इनको। जो लोग थे वो प्रेयर्स को सुनाते थे उनकी प्रशंसा में, अपने गॉड को खुश करने के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए, और अपने सन के बर्थ के लिए, और कैटल के लिए, यानी कि अपने पशु के लिए, अपने बच्चों के लिए वो क्या करते थे, प्रेयर सुनाते थे। ठीक है, गॉड की प्रशंसा में प्रेयर, ताकि उनकी हेल्थ, बर्थ ऑफ सन्स और कैटल के लिए, यानी कि वो सही रहे अपने जीवन में। जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो बिल्ड नहीं करते थे टेम्पल को और आइडियल्स को, यानी कि वो नहीं बनाते थे टेम्पल और आइडियल मूर्ति नहीं बनाते थे। वो वर्शिप करते थे गॉड को ओपन एयर में, कैसे, मंत्र बोलना है बस, और ऑफरिंग करना उनको ग्रेन घी और मिल्क। पर ये स्टैच्यू वगैरह टेम्पल नहीं, जैसे हम लोग टेम्पल में जाके और स्टैच्यू के आगे करते हैं प्रेयर, पर ये लोग ईयर में करते थे। ईयर का मतलब जैसे कोई भी स्टैच्यू वगैरह नहीं, बस अपने मंत्र पढ़ लिए और उनको ऑफरिंग कर दी ग्रेन की और मिल्क की। जो यज्ञनास यानी कि यज्ञ थे उनको परफॉर्म कौन करता था, ब्राह्मणास। और जो पूरी फैमिली थी वो इन यज्ञों में रहती थी, और अदर रिलीजियस सेरेमनीज में भी। और यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो यज्ञ को ओपन एयर में क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्लास सिस्टम पढ़ेंगे। जो आर्यंस थे उन्होंने अपने को ग्रुप किया किसके अकॉर्डिंग, जो भी उनके काम थे, जो भी वो जॉब करते थे उसके अकॉर्डिंग। और इसकी वजह से डेवलपमेंट हो गया 4 क्लास और वर्णास का आर्यन सोसाइटी में। सबसे पहले थे ब्राह्मणास। ये एजुकेटेड प्रीस्ट थे, यानी कि पंडित थे, स्कॉलर्स थे, जो रिलीजियस राइट्स यानी कि जो भी उनके क्या होते थे, धार्मिक काम होते थे, और एजुकेशन में क्या करते थे, ब्राह्मणास, उन्हीं का काम था इम्पार्ट यानी कि एजुकेशन देना। जो क्षत्रिय थे वो वेरियस योद्धा थे जो प्रोटेक्ट करते थे किसी ट्राइब को, ताकि कोई जब कोई बाहर से आक्रमण करता था। जो वैश्य थे वो फार्मर्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट पीपुल थे जो परफॉर्म करते थे इंपॉर्टेंट टास्क, फूड प्रोवाइड और गुड्स प्रोवाइड करने का सबको। जो शूद्रास थे वो लेबरर्स थे जो सर्व करते थे इन तीनों ग्रुप को, यानी कि इन तीनों ग्रुप को कौन सर्व करता था, यानी कि उनके नौकर, और छोटे मोटे काम करते थे। ये जो ऑक्यूपेशन है ये क्या है, डिवीजन करता है सोसाइटी का। तो दिस ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी वाज फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जो सोसाइटी ऑफ 4 क्लास में डिवाइड हो गई थी। जो चाइल्ड born in a ब्राह्मण फैमिली would become a क्षत्रिय एंड वाइस वर्सा। जो अगर चाइल्ड born हुआ है ब्राह्मण फैमिली में तो वो क्या बनेगा, क्षत्रिय बनेगा या ब्राह्मण भी बन सकता है। इन द लेटर वैदिक पीरियड में ये जो सिस्टम है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था, और कोई भी अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता था, यानी कि जो जहां बॉर्न है उसकी कास्ट वही रहेगी। कब हुआ ये, लेटर वैदिक पीरियड में, और अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन वैदिक टाइम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए ये ब्राह्मणास, ठीक है, ये क्षत्रियास, ठीक है, और ये वैश्यास और ये शूद्रास। तो यहाँ पे आपको दे रखी है पिक। अब हम इकोनॉमिक लाइफ में के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले जो आर्यंस थे वो नोमैडिक पीपल थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बाद में उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ अपनी जी। उसके बाद जो काऊ है उसको कंसिडर किया, बहुत ही कीमती है वो, और हमारी वेल्थ यानी कि जो हमारे पास सुख समृद्धि है, धन है, वो ही उसी की वजह से, यानी कि उसको उन्होंने क्या मान दिया, कीमती मान लिया काऊ को। जो किंग है वो गिफ्ट करते थे काऊ को, प्रीस्ट को यानी कि ब्राह्मण को। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो ऐसे उसको जाना गया है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो प्लव यानी कि वहां पे क्या होते थे, हल लगता था, जो विच वॉज पॉसिबली मेड ऑफ वुड, वो वुड का बना हुआ था, वो मेंशन किया गया ऋग्वेदा में। जो अर्ली वैदिक फार्मर थे उनको नॉलेज था अलग अलग सीजन का, और वो ये भी देखते थे कि किस सीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर में। जो ऋग्वेद है उसको मेंशन किया गया, डिफरेंट आर्टिशंस मेंशन किया गया उसको, वो मेंशन करता है ऋग्वेदा डिफरेंट आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल को भी, जिसमें कि चैरिट मेकर्स, वीवर्स, लेदर वर्कर्स और पोर्टर्स भी थे। जो मेटल वर्कर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे हथियार को, और भी जो ऑब्जेक्ट कॉपर और ब्रंज के बने हुए। जो विलेजेस थे वो क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी कि वो उनपे अपने जो भी मतलब
धन वगैरह वेल्थ वगैरह थी, और या तो एग्रीकल्चर से लेकर वो क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये अर्ली वैदिक पीरियड चैप्टर क्लास 6 या हिस्ट्री का अच्छे समझ में आया होगा। लाइक करना ना भूले, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।